हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिक्रूटमेंट चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हाउ डस रिक्रूटर मेंटेन ट्रैकर फॉर कैंडिडेट डिटेल। अगर आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे आईटी रिक्रूटर हो या नॉन आईटी रिक्रूटर, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल रिक्रूटर हो, लेकिन आपको अपना एक पर्सनल ट्रैकर मेंटेन करना जरूर चाहिए फॉर कैंडिडेट डिटेल के लिए। अब हम डेली बेस पर जो भी प्रोफाइल निकालते हैं तो हमें एक ट्रैकर है वो दिया जाता है कंपनी की तरफ से या एक क्लाइंट की तरफ से। तो उसमें हम क्या करते हैं कि डिटेल डाल के उस ट्रैकर में हम आगे शेयर कर देते हैं। ट्रैकर बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स? एक्सेल की वर्कशीट पे बेसिक बेसिक डिटेल जो भी पूछी जाती है कंपनी और क्लाइंट के द्वारा कैंडिडेट के बारे में, उसको फिल करके आगे शेयर कर देना, डेट इज कॉल्ड ट्रैकर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक पर्सनल मास्टर डेटा हमारे पास जरूर होना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे कभी भी एम्प्लॉयज जो है कंपनी में या क्लाइंट जो है वो कोई भी डिटेल मांगता है तो हम अपने पर्सनल डेटा से निकाल कर आगे दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल होने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक अपना पर्सनल मास्टर डेटा को मेंटेन करना बहुत सारी सिचुएशन में हेल्पफुल होता है। आगे वीडियो में चलते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो है पार्ट 1 में हाउ टू मेंटेन मास्टर डेटा शीट। एक एक्सेल की वर्कशीट के अंदर मल्टीपल शीट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। तो पहला हम जो देखेंगे कि वो मास्टर डेटा शीट को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू मेंटेन इंटरव्यू फॉलो अप डेटा शीट। जब हम आगे प्रोफाइल को भेजते हैं उसके बाद में क्या होता है, इंटरव्यू फॉलो अप डेटा शीट को मेंटेन करना होता है। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि जितने भी हमारे कैंडिडेट क्लोज हुए हैं, ज्वाइन कर गए हैं कंपनी में, उनकी एक अलग से डेटा शीट मेंटेन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो बिना डिले करें हम आगे मूव करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल मिस टेक्निकल रिक्रूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में फ्रेंड बहुत टाइम लग जाता है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, ये एक यूट्यूबर ही जान सकता है। फिर भी एनीवेज फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आगे अब हम मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन है, आप यहाँ पर दे सकते हैं कि MIS ट्रैकर के नाम से एक एक्सेल की वर्कशीट क्रिएट करी हुई है। जैसे मैं इसे ओपन करती हूँ तो ये क्या है फ्रेंड्स? मास्टर डेटा। MIS का मतलब क्या है? ये मास्टर डेटा। यहाँ पे MIS ट्रैकर को मैंने ओपन किया है। इधर आप देखो, 3 शीट को क्रिएट कर रखा है: मास्टर डेटा, इंटरव्यू फॉलो अप शीट और क्लोजर डेटा। पहले हम बात करते हैं मास्टर डेटा। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक हमें ट्रैकर जो है वो कंपनी की तरफ से दिया जाता है बेसिक डिटेल को फिल करने के लिए। वो तो आप फिल कर कर फ्रेंड्स दोगे ही उन्हें, लेकिन एक अपना पर्सनल खुद का डेटा मेंटेन करना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडर बता रही हूँ कि कौन कौन सी मैंडेटरी चीजें हमें फिल करनी होती है। तो पहले देखो, जैसे मैंने डेट का कॉलम ले लिया कि कौन सी डेट को प्रोफाइल आगे भेजी है, किस किस पोजीशन पर काम किया है, वो पोजीशन का नाम लिख लेंगे। ये पोजीशन का मैंने कोड लिख लिया है। ये फ्रेंड्स कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो। हर एक कंपनी का अपना एक अलग हिसाब होता है कि वो हर एक प्रोफाइल के लिए वो एक कोड बनाकर रखते हैं, कोड वर्ड होता है। तो आप ये अपनी जिस भी क्लाइंट पर काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके क्लाइंट में ये कोड वर्ड चलता है तो ठीक है, आप भी ऐसा कुछ एक बना सकते हैं कॉलम, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। लेकिन ये क्लाइंट वाला कॉलम बहुत मैंडेटरी है कि आपने, अगर आप किसी कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो और आप 4 से लेकर 5 आपके क्या है फर्दर क्लाइंट है, PwC एक क्लाइंट है, TCS, ABB, तो आपको ये भी मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइंट स्कोप। क्लाइंट स्कोप क्या होता है कि आपने, मान लो PwC कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जिस भी क्लाइंट के लिए किया PwC में प्रोफाइल आपने किसको भेजी है, तो राजीव एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है PwC की, जो भी प्रोफाइल्स आगे क्या कर रहा है, ले रहा है, उन्हें फर्दर रिव्यू कर रहा है, इंटरव्यू शेड्यूल करवा रहा है। तो ये क्लाइंट स्कोप के नाम से एक कॉलम बना लेना।
और एक जीआरएस ईपी नंबर। फ्रेंड्स ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि जैसे ये पोजीशन का एक कोड दे दिया, वैसे ही ये पीडब्ल्यूसी टीसीएस कंपनी में क्या चलता है, हर एक कैंडिडेट की प्रोफाइल के लिए एक ईपी नंबर जनरेट किया जाता है। जैसे ये ज्यादातर टीसीएस में होता है कि ईपी नंबर को जनरेट करना। एनीवेज आप इस कॉलम को स्किप कर सकते हो। अगर आप की कंपनी में जो भी प्रोफाइल शेयर करते हो कोई अगर ईपी नंबर नहीं होता है तो यू कैन स्किप दिस कॉलम। नेक्स्ट क्या है, हम कैंडिडेट के नाम वाला कॉलम बनाएंगे, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर, फिर हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वाला, फिर टोटल कैंडिडेट का टोटल एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, करंट सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी, नोटिस पीरियड, और LWD क्या है, लास्ट वर्किंग डे। जैसे कोई कैंडिडेट है वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, यहाँ पर 60 डेज है, तो अगर कोई कैंडिडेट नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, उसका लास्ट वर्किंग डे क्या है, 2 दिन बाद ही है, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे कैंडिडेट का लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, करंट कंपनी, कौन सी करंट कंपनी में वो काम कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन और स्टेटस, ये फाइनल स्टेटस है। आगे भी हम ये मेंटेन करते हैं कैंडिडेट का स्टेटस, लेकिन आप यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हो, करना ही चाहिए कि यहाँ पर ये वाली जो प्रोफाइल है उसका क्या स्टेटस आया, ये फाइनल राउंड सिलेक्ट हो गए हैं ऊपर के कैंडिडेट, इनकी स्क्रीन रिजेक्ट हो गई है, ये इंटरनल डुप्लीकेट हो गए हैं। डुप्लीकेट मतलब मैंने, मान लो मैं टीसीएस के लिए काम कर रही हूँ, मेरी प्रोफाइल डुप्लीकेट हो गई, और सिर्फ मैं ही नहीं कर रही ना टीसीएस के लिए, और भी काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज अवेलेबल है मार्केट पे, उन्होंने भी शेयर करी है। तो इस तरीके से फ्रेंड डुप्लीकेट हो जाती है प्रोफाइल से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पता लग गया होगा कि मास्टर डेटा हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं। ये कलर वाली कोडिंग भी फ्रेंड बहुत ज़रूरी है। आप कलर से देखो, ये ऊपर वाले को मैंने ये वाले कलर से हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये सारे प्रोफाइल्स मेरी क्या है, ये फाइनल राउंड सिलेक्टेड है और ये स्क्रीन रिजेक्टेड है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कलरफुल भी रखना, ताकि एक अलग से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि इस कलर के लिए सारे सिलेक्टेड हैं, ये वाले कलर में जो भी है वो इंटरनल डुप्लीकेट हो गए हैं। तो इस तरीके से इंडिकेशन हो जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मास्टर डेटा फ्रेंड्स, मान लो मेरी कंपनी से टीसीएस वाले कंपनी ने बोला कि मेरे को इस कैंडिडेट की, पायल जैन की, क्या करो आप डिटेल दो, तो आप सडन मेल मत जाके, मेल से तो नहीं दोगे ना, तो इसीलिए डेटा है वो यहाँ पर मेंटेन करना है आपको। जो भी डिटेल है, जो भी हमें फीडबैक मिलता है कैंडिडेट की प्रोफाइल के लिए, टाइम टू टाइम आप क्या करते रहो, उसको मेंटेन करते रहो डेटा को। फ्रेंड्स देखो, मान लो ये ऊपर वाली जो प्रोफाइल्स है वो मेरी क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। इनकी जो स्क्रीन है, स्क्रीनिंग करते हैं जो रिज्यूमे की, मैंने आगे फर्दर कंपनी में भेजी और ये सिलेक्ट हो गई है। तो आगे हम जो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड पार्ट में, जैसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस करना है, वो है इंटरव्यू फॉलोअप शीट। इंटरव्यू फॉलोअप शीट को हम कैसे बनाएंगे, सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन हमें इधर क्या होता है कि पूरी हेडर्स है वो नहीं मेंटेन करने होते हैं। मैंडेटरी कॉलम को आपने यहाँ पर लिखना होता है, जैसे सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, उसकी पोजीशन, क्लाइंट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मेल। तो देखो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम तो लिख लिया, पोजीशन का कॉलम लिखना इसलिए जरूरी होता है कि जैसे 4 कैंडिडेट हैं और ये अलग अलग पोजीशन पर हैं, आप किसी कैंडिडेट को कॉल करके बता रहे हो, अकबर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो गया है, तो उसको रिमाइंड करवाना होता है। फ्रेंड्स उस कैंडिडेट के पास मल्टीपल कॉल्स आती है रिक्रूटर के थ्रू, तो हमें मिनटों में उन्हें दोबारा से कॉल करके रिमाइंड करवाना होता है कि अकबर, मैंने आपको इस पोजीशन के लिए काम किया था, इस वाले क्लाइंट पे आपकी प्रोफाइल को प्रोसेस किया हुआ है, और इस तरीके से ना उन्हें बताना होता है कि मैंने इस दिन आपको कॉल किया। डेट वाला भी आप कॉलम मेंटेन करना, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, पोजीशन, कौन से क्लाइंट में प्रोसेस किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को मेंटेन इसलिए करना होता है कि जब ये हमारा नाम इंटरव्यू शीट पे चढ़ जाता है, तो कैंडिडेट को ईमेल आईडी मेंटेन करना इसलिए होता है कि कभी उन्हें कॉल करके बोलते हैं वो कि मैडम एक बार आप दोबारा से जॉब डिस्क्रिप्शन सेंड कर दो,
या हमें कई बार इंटरव्यू लिंक है वो भेजना होता है। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कई बार होती है ये कि हमें खुद इंटरव्यू लिंक भेजना होता है कैंडिडेट को। और कई कंपनी में ऐसा होता है कि डायरेक्टली क्लाइंट हमारे कैंडिडेट के संग डील करता है, इंटरव्यू लिंक भेजता है, शेड्यूल करा देता है। ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। टीसीएस कंपनी की बात करूँ तो ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। एक बार जब प्रोफाइल आगे भेज दी है तो मोस्टली हमारा आधा काम है वो कम हो जाता है। ये खुद ही एक इंटरनल टीम बैठी हुई है टीसीएस में जो ये सारा प्रोसेस कैंडिडेट के संग फॉलो अप करके इंटरव्यू शेड्यूल करवा देती है। और कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि वो हमें भी बताती है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप रीच आउट करो। तो सेकंड जो हमें नेक्स्ट जो हमें कॉलम मेंटेन करना है वो है मेल सेंट। अगर इस अखबार का, ये वाले अखबार का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, कल ही मान लो शेड्यूल्ड है, तो हमारा काम क्या होगा, उस कैंडिडेट को मेल भी सेंड करनी है, दोबारा से उसको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मेल ज़रूर जानी चाहिए कि आपकी प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्टेड हो गई है इंटरव्यू राउंड के लिए। अब आपका इंटरव्यू है वो शेड्यूल्ड किया जा रहा है कल के लिए और इतने टाइम पर। तो इस मेल को सेंड करना का रोल फ्रेंड बहुत बड़ा है कि आप अगर किसी भी इंटरव्यू करवा रहे हो कैंडिडेट का तो उसको एक प्रॉपर मेल जानी चाहिए जिसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन, एक कॉन्ग्रेचुलेशन मेल होएगी वो, और उसमें इंटरव्यू का डेट और टाइम भी मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वो है एसएमएस सेंट। अब एसएमएस किस तरीके से रोल प्ले करता है, कैंडिडेट का इंटरव्यू मान लो 2 बजे स्केड्यूल्ड है आज, तो अभी हमें क्या करना है, कैंडिडेट को 2 बजे से पहले कॉल तो करनी है, रिमाइंडर कॉल, एसएमएस करना भी जरूरी है। कई बार कॉल नहीं लग पाता, कॉल बिजी होता है कैंडिडेट का, तो आप एक अपना मैसेज ड्रॉप कर दो कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है इस कंपनी के साथ इतने डेट बजे इतने टाइम पे। इस तरीके से सेंड करना है। और एसएमएस के थ्रू हम ये भी फिर पूछ सकते हैं 5 मिनट बाद कि हैव यू जॉइन द कॉल। तो एसएमएस भी रोल बहुत प्ले करता है। ये वाले दो कॉलम होना जरूरी है इंटरव्यू फॉलोअप शीट में, मेल सेंड, एसएमएस सेंड। नेक्स्ट जो है वो है इंटरव्यू का डेट और इंटरव्यू की टाइमिंग। तो आई होप फ्रेंड्स इतना समझ आ गया होगा। इंटरव्यू डेट में आप डेट लिख देना, टाइम लिख देना, फिर आगे स्टेटस आएगा फॉलो अप आपने किया है या नहीं। फॉलो अप आपको 2 से 3 बार करना है। एक तो अगर कैंडिडेट का इंटरव्यू आज 2 बजे स्केड्यूल्ड है तो आपको मॉर्निंग में कंपनी में जाते ही पहला काम क्या करना है, कैंडिडेट के संग फॉलो अप करना है कि आपका इंटरव्यू 2 बजे स्केड्यूल्ड है, आप अवेलेबल हो या नहीं। और उसके बाद भी आपको 2-3 मतलब 2 से जब इसका इंटरव्यू शेड्यूल है 2 बजे, तो आपको 1:30 बजे भी उसे कॉल करके पूछना है कि सर आप कंफर्म्ड हो या नहीं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड, फॉलो अप लेना रिक्रूटर के लिए। तो डेट इसमें कोई अशेम्ड वाली बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अपने 100% अपना परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फॉलो अप बहुत रोल प्ले करता है। तो एक फॉलोअप का कॉलम। नेक्स्ट आएगा स्टेटस का कॉलम। स्टेटस में हम क्या करेंगे, कैंडिडेट का स्टेटस लिख देंगे कि कैंडिडेट इंटरव्यू अटेंड किया वो सिलेक्ट हुआ, या अभी स्टेटस पेंडिंग है, फीडबैक पेंडिंग है, रिजेक्ट हो गया, L1 में सिलेक्ट हो गया, नहीं शो हुआ, वो उसने इंटरव्यू नहीं लिया, उसका नेटवर्क इश्यू आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी XYZ फीडबैक हो सकता है। तो आप यहाँ स्टेटस वाले कॉलम में जरूर मेंशन कर दीजिए, या उसका दोबारा से रीस्केड्यूल्ड होगा इंटरव्यू। आई होप फ्रेंड्स ये वाला भी आपको शीट क्लियर हो गई होगी, इंटरव्यू फॉलोअप वाली। नेक्स्ट जो लास्ट शीट की हम बात करते हैं वो है क्लोजर डेटा। ये वाला क्लोजर डेटा फ्रेंड्स आप मेंटेन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहीं से हमारी क्या है, इनकम दिखती है, हमारा जो आउटकम है वो यहीं से दिखता है। कल को आपकी कंपनी वाले आपसे सवाल पूछने लग जाए कि आप बताओ आपने क्या परफॉर्म किया, जस्टिफाई करो अपने काम को। कैसे जस्टिफाई करोगे, कोई अगर आपसे कंपनी में आपका मैनेजर पूछ ले कि आपने 1 महीने में कितनी ज्वाइनिंग कराई है, आपका कितने कैंडिडेट है वो आपने ऑफर करवाए हैं, इस तरीके के जब सवाल पूछे जाते हैं ना, तो फ्रेंड्स ये जो डेटा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जस्टिफाई अपना वर्क कर लोगे कैसे, इस डेटा को जब मेंटेन किया होगा तो आपके पास जवाब देने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए। जो कैंडिडेट हमारे ज्वाइन कर जाते हैं, क्लोजर डेटा है, या ऑफर्ड जो कैंडिडेट होते हैं जिनको ऑफर चला गया,
जिन्होंने अभी ज्वाइन करना है या जो ज्वाइन कर गए हैं, वो सारी डिटेल हम क्लोजर डेटा में मेंटेन करते हैं। जैसे मान लो ये कैंडिडेट 6 कैंडिडेट है वो मेरे ज्वाइन करे हैं अगस्त 2022 के मंथ में। तो यहाँ पर भी पूरा डिटेल नहीं, पूरे डिटेल वाले कॉलम नहीं लेने होते हैं, मैंडेटरी डिटेल लेने होते हैं। सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, उसकी पोजीशन, कौन से क्लाइंट पर वो ज्वाइन किया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, DOJ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन सी डेट को कैंडिडेट है वो ज्वाइन किया है या कौन सी डेट को ज्वाइन करेगा। जैसे ये अगस्त वाले हैं मेरे ज्वाइनर, ये 6 कैंडिडेट मेरे अगस्त में ज्वाइन करे हैं। आगे जो भी कैंडिडेट है वो आप उनकी डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हो। कैंडिडेट की करंट सीट ये है, CTC, कौन सी CTC पे वो ज्वाइन किया है, यहाँ पे करंट नहीं है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा ज्वाइंड CTC कि इस CTC पर उस कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, कितना वेरिएबल पार्ट है। फ्रेंड्स अगर आप एक टेक्निकल रिक्रूटर हो या नॉन टेक्निकल रिक्रूटर हो, आप देखते हो कि कैंडिडेट की जो सैलरी होती है, CTC होती है जिस CTC पे वो ज्वाइन करता है, मोस्टली आजकल वेरिएबल का बड़ा वो चला हुआ है कि वेरिएबल भी उसमें होता है। लास्ट वाले की अगर बात करूं, देखो 40 LPA पर ये जो प्रोफाइल थी विभोर की, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इसकी पोजीशन है, ABB कंपनी में ज्वाइन किया 30 तारीख को। अब इसका पैकेज आप देखो फ्रेंड्स, 40 LPA है। 40 LPA उसको इन हैंड नहीं मिल रहा साल का, 19% इसके अंदर वेरिएबल है। अब 19% वेरिएबल का मतलब इसका जो CTC जाएगा वो क्रोस टू 30 टू 33 LP के बीच में है वो रहेगा, वो आप कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। तो मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि ये वेरिएबल और जॉइंट CTC और फिक्स्ड पार्ट क्यों हमें मेंटेन करना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें क्या होता है रिक्रूटमेंट में, हमारे पास टारगेट होते हैं, टारगेट को मीट करने पर हमें क्या दिया जाता है, इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव हमें ये पूरे CTC पर नहीं मिलता, इस फिक्स्ड पार्ट पर मिलता है कि किसी कैंडिडेट ने 40 LPA में ज्वाइन किया, उसके अंदर 19% का वेरिएबल है, उसका फिक्स्ड कंपोनेंट जो निकल रहा है, मान लो 33 LPA निकल रहा है, तो हमें जो इंसेंटिव मिलेगा वो इस 33 LPA के हिसाब से मिलेगा। 33 LPA में से 10% जो है वो हमारी कंपनी को मिलेगा। अगर आप किसी कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो तो 33 LPA में से 10% का जो बेनिफिट है, 10% का जो पैसा है वो कंपनी को मिलेगा। उस 10% में से भी डिवाइड होके 4%, 2 से 4% कहीं जाके हमें मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड ये एक प्रोसेस चलता है इंसेंटिव का। इसीलिए जॉइंट CTC और वेरिएबल कंपोनेंट भी आप कैंडिडेट से कॉल करके पूछना कि आपने कौन सी तारीख को ज्वाइन किया है, कितना CTC है, उसके अंदर वेरिएबल वो कितना दे रहे हैं और आपका फिक्स्ड कंपोनेंट कितना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत रोल प्ले करता है क्लोजर डेटा, इसको तो मेंटेन जरूर ही करना चाहिए हमें। एनीवेज तीनों ही शीट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक बेस्ट रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो डेटा हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, फिर भी कोई अगर डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए करके, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, मैंने अपनी बेस्ट किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, या द नेक्स्ट चैनल। बाय।